नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 का दूसरा अध्याय जिसका शीर्षक है जूझ और इसके लेखक हैं आनंद यादव का अध्ययन कर रहे थे। यह लेखक आनंद यादव का आत्मकथात्मक उपन्यास के अंश अपने पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। पूरा आत्मकथा नहीं है, उसका अंश अपने पाठ्यक्रम में है। तो जैसा कि अपने इस अध्याय का शीर्षक है जूझ, तो वैसे ही लेखक अपने बचपन में किस किस से संघर्ष किया वह हमें देखने को इसमें मिलेगा। तो हमने देखा कि किस प्रकार लेखक ने पढ़ाई के लिए अपने पिताजी से संघर्ष किया। उसके पिताजी उसे खेती में झोंक देना चाहते थे, लेकिन इसने अपनी माँ से कहकर, और माँ ने गांव के एक सम्मानित व्यक्ति हैं दत्ताजी राव सरकार, उनसे कहलवा करके इसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करवाई। फिर हमने पढ़ लिया है कि किस प्रकार ये विद्यालय के शरारती बच्चों से संघर्ष किया। कोई इसकी धोती खींच रहा था, कोई इसका गमछा खींच रहा था, तो विद्यालय के शरारती बच्चों से संघर्ष किया। अब देखो, आज हम और आगे पढ़ेंगे। फिर विद्यालय में इनका, कल हमने पढ़ लिया था कि पाठशाला में इनका विश्वास बढ़ने लगा। विश्वास क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि इनके सवाल सही होने लगे, पढ़ाई में थोड़ा होशियार थे और थोड़ा एकाग्र होकर के ध्यान लगाया तो और जल्दी ही गणित के सवाल हल करने लगे। तो एक तरफ से बच्चों के सवाल भी, कॉपियाँ भी लेखक ही जांच करने लगे। अध्यापक महोदय भी इन्हें प्यार से आनंदा कहकर बुलाते। तो धीरे धीरे विद्यालय में भी इनका विश्वास बढ़ने लगा, तो मन लगने लगा। अब आगे देखेंगे कि किस प्रकार इन्होंने विद्यालय में कविता रचने के लिए शब्दों से संघर्ष किया। किस प्रकार कविता रचना करने की शुरुआत हुई। न व सौंदलगेकर ये मराठी पढ़ाने आते थे, मराठी भाषा के शिक्षक थे, उनका पूरा नाम यह है। मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। स्वयं रम जाने का मतलब है पूरा तल्लीन हो जाते थे। जो कविता पढ़ाते, जो पाठ पढ़ाते, उसमें पूरा डूब करके पढ़ाते थे। विशेषतः किसमें? वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला था, छंद की बढ़िया चाल मतलब बढ़िया समझ थी, और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। रस लेकर के, पूरा मन लगा करके उस कविता का वाचन करते थे, गा करके। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी, याद थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। देखो, हिंदी में छंद होते हैं दो प्रकार के, वर्णिक और मात्रिक। कुछ वर्ण मात्रा से गिने जाते हैं और कुछ वर्णों से गिने जाते हैं। तो इन्हें छंदों का थोड़ा अच्छा ज्ञान था। तो उसके साथ ही गति, ताल, कहाँ पर स्वर को ऊंचा करना चाहिए, कहाँ पर थोड़ा नीचा करना चाहिए, कहाँ पर थोड़ा जल्दी वाचन, कहाँ पर का धीरे धीरे वाचन है। तो उनका लय, ताल, गति सब का अच्छी ज्ञान इन्हें था। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। तो पहले गाते, गा करके उस कविता का जो भाव है वैसा ही अभिनय करते साथ साथ में, और दोबारा कविता का भाव बच्चों को ग्रहण कराते, उसका अर्थ बताते। फिर उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुना कर दिखाते। जैसे कोई प्रकृति के बारे में है, फूल, पेड़, पत्तों के बारे में है, सुंदरता के बारे में है, तो वह उस कविता का वाचन किया, कविता का अर्थ ग्रहण कराया। और वैसी ही फूलों की, प्रकृति की सुंदरता के बारे में किसी अन्य कवि की कविता लिखी हुई है, तो उस कविता का भी उन्हें याद थी, अन्य कवियों की कविताएं उन्हें याद थी, तो उस अन्य कविता का वाचन भी उन्हें वहीं करा करके कराते, उन्हें सुनाते। तो दोनों में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार दोनों ही कविताओं से अर्थ ग्रहण किया है, किस प्रकार दोनों कवियों ने, अलग अलग कवियों ने फूलों के बारे में कैसे कैसे वर्णन किए हैं, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, यह बच्चों का थोड़ा ज़्यादा ज्ञान होने उन्हें लगता। बीच में कवि यशवंत, बाब है बोरकर, भार है तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते। संस्मरण से बोलते हैं अपने बीते हुए जीवन की किसी एक घटना को बोलते हैं संस्मरण। तो इन कवियों से, अपने जो कवि हैं सौंदलगेकर, इन्होंने भेंट की हुई पहले की भी, तो उस भेंट का वर्णन भी करते हैं कि इस कवि से मैं किस प्रकार मिला, कहाँ मिला, और इन कवियों की रचनाओं का भी वाचन वहाँ पर करते हैं। इनसे मुलाकात कैसे होती है, तो मुलाकात के बारे में क्या क्या बातें की, किस प्रकार के वे कवि हैं, किस प्रकार के उनका आचार व्यवहार है, तो ये उन्होंने बच्चों को, सभी को बता देते थे। वे स्वयं भी कविता करते थे। स्वयं कौन?
सौंदलगेकर जो मराठी भाषी थे, वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई तो वे अपनी भी एक आध सुना देते थे। तो अगर उन्हें याद आ जाती तो अपनी भी कोई कविता उस समय उस भाव की कविता हो तो उस कविता को भी वे बच्चों को सुना देते थे। ये सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता। अपना भान मतलब अपना ध्यान, कुछ भी ध्यान नहीं रहता। उस कविताओं में लेखक खो जाते उन शब्दों के। मैं अपनी आँखों और कानों से प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता। तो लेखक पूर्णतया तल्लीन होकर, एकाग्र होकर मास्टर का वाचन और अभिनय देखते और सुनते कि किस प्रकार वे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं और किस प्रकार शब्दों के उच्चारण के साथ साथ अभिनय भी कर रहे हैं। तो उन सब का पूरा एकाग्रता से लेखक ध्यान लगा करके सुनते। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर यानी जानवर पशु चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति गति बोलते हैं। यह कविता का किस प्रकार उच्चारण ऊंचा करना चाहिए, नीचा करना चाहिए, स्वर का ऊपर या नीचे लेना चाहिए, किस कहाँ पर कितना रुकना चाहिए, कितना जल्दी पढ़ना चाहिए। तो कविता में रुकने आगे बढ़ने के नियम उन्हें उसे बोलते हैं यति गति। आरोह है और आगे बढ़ना या पीछे मतलब धीरे होना, ये नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे स्वर का करना के अनुसार ही गाता। देखो कहाँ गाते, अब विद्यालय में तो सुनते, विद्यालय में यहाँ पर तो सुना उन्होंने पूरा ध्यान से एकाग्र होकर के, और फिर सुबह शाम खेतों में पानी लगाते हुए जब वे अकेले होते और कोई नहीं होता तो वहाँ पर वे सारी कविताओं को जोर जोर से खुले गले से यानी जोर जोर से वैसे ही गाने का हाव भाव अभिनय करने का प्रयास करते, क्योंकि वहाँ पर उनको सुनने वाला कोई नहीं होता है। हम क्या बोलते हैं, ये मान लो कोई गीत गाने को कहा जाए आपको, तो आप कक्षा में गीत नहीं गा सकते हैं, लेकिन आप अपने कमरे में अकेले कमरे में तो गीत गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं। आपको कहा जाए कि आप चलो पूरी कक्षा के सामने कोई नृत्य करके दिखाओ, आप नहीं कर सकते, लेकिन आप अकेले कमरे में तो नृत्य कर सकते हैं। तो उसी प्रकार ये शुरुआत है उनकी एक कविता लेखन की। विद्यालय में सबके सामने सुना और वैसे ही भावों के साथ अकेले में खेत में और उस कविता का अभिनय करते और वाचन करते। उन कविताओं के अर्थों में खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते, मैं पानी लगाते लगाते वैसा ही अभिनय करता था। क्यारियाँ पानी में कब की भर गई हैं इसका भान भी नहीं रहता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं, इसका पता भी मुझे उसी समय चला कि इस प्रकार की कविताओं के साथ साथ दूसरी कविताएं भी इसी लय ताल में पढ़ी जा सकती हैं, गाई जा सकती हैं, ये लेखक को भी उसी समय पता चला। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। यहाँ प्रश्न पढ़ सकता है, ये कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हुई, कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हुई। देखो, पहले ढोर चराते हुए, जानवर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई न कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती, ऊबता नहीं, बोर नहीं होता, क्योंकि कविताओं तो उसने खुद ने गाने के शुरू किया, तो खुद गाना शुरू करता है तो वह अकेले में कविताएं को और अच्छी तरह गा पाता है। तो अकेलेपन से कोई ऊब नहीं हुई, तो ये एक शक्ति प्राप्त हुई। आगे देखो, मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा। इस कारण कविताएं ऊंची आवाज़ में गाई जा सकेंगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा, कविता गाते गाते थूई थूई करके नाचा भी जा सकता है। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया, यानी अध्यापक महोदय से अलग उनका वाचन, उनका लय में गाना शुरू किया। अनंत काणेकर
की कविता जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात पसरीते पांढरी गाया धनवरी, ये मराठी भाषा की कोई कविता है, को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर गाई। ये चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। ये गाना केशव करनी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर के अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इस कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। यहाँ पर पंख निकले मतलब है कि मेरे में कुछ नया ज्ञान हो गया है। तो लेखक भी धीरे धीरे उन शब्दों से खेलने लगा। शब्दों से खेलने का मतलब है कि कविता को नए तरीके से, नए रंग ढंग से, नए लय से, नई ताल से गाने लगा। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अध्ययन हमें कल करेंगे। धन्यवाद।